चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स। कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग जो अपने एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। कुछ एचसी वर्मा के भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइट नेचर, जैसा कि लेक्चर 1, 2, 3, 4 में आप लाइट नेचर की थियरी आपने पढ़ा है, ठीक है। लाइट नेचर की थियरी पढ़ा है तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। याद है स्टार्टिंग में फोटोन की थ्योरी पढ़ाई गई थी, फिर रेडिएशन प्रेशर, फिर रेडिएशन फोर्स, स्फेयर पे फोर्स निकाला होगा, कोन पे फोर्स निकाला होगा, है ना, एनर्जी निकाला होगा फोटोन की, है ना। उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। लाइट नेचर से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट कर दिया जाए क्वेश्चंस। देखिए, a light has wavelength a light has wavelength a light has wavelength a light has wavelength 700 nanometer 700 nanometer a light has wavelength 700 nanometer. Okay, find the energy of photon. Find the energy of photon. Find the energy of photon. आप लोग भी लिखते जाएं, क्वेश्चन लिखेंगे अच्छे से तो फिर समझ में आएगा कि सवाल क्या पूछना चाहता है, कैसे करेंगे, है ना। तो लिखते रहें सब लोग। फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। अ लाइट हैज वेवलेंथ 700 नैनोमीटर एंड वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन। चलिए याद आया कैसे करेंगे, है ना। तो देखो लैम्डा क्या दे रखा है इसमें, 700 नैनोमीटर, नैनो दे रखा है ना, 700 नैनोमीटर। याद कीजिए फोटोन की एनर्जी निकालने का मैंने लास्ट में एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया था लेक्चर 1 के अंदर, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, जब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होता है तो एनर्जी ई इक्वल टू होता है 12400 बाई लैम्डा। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखते हैं तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन जब लैम्डा नैनोमीटर में दिया होता है तो एक जीरो ऊपर से कम कर लेते हैं तो 1240। तो डायरेक्ट क्या करना है, वही छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन याद कीजिए, ई इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमने यूज किया था, 1240 बाई लैम्डा। यहाँ लैम्डा आप नैनोमीटर में रखोगे, एनर्जी निकल आएगी, ई निकल आएगा किस में, एनर्जी निकल आएगा किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया होगा, ऑप्शन किस में दिया होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। चलो तो बस 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा जो है वो 700 है, रख देता हूँ। एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा तो डिवाइड कर लो 124 को 70 से, तो आ जाएगा 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आ गया फोटोन की एनर्जी, आ गया कितना, आ गया 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया था, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, दिस इज आंसर। देखा तो 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, कर सकते हैं आप। अच्छा 90% चांस होता है कि आंसर जो है, जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया हो, ठीक है। जैसा किया कभी कभी एनर्जी जूल में दिया होता है, किस में दिया होता है, जूल में, तो वहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही करो और लास्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दो, जूल में। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने रिलेशन देखा था, मैंने लिखा भी होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान सकते हैं इंटू 1 करके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिप्लेस कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से। मतलब इसी में 1.77 में मल्टीप्लाई कर लें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये जो एनर्जी आया वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जूल में। तो आंसर अगर जूल में दिया तो भी आप ऐसे ही करो और लास्ट में मल्टीप्लाई कर लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जूल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो चाहे जूल में, आप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो यहाँ रख दें, ऐसे रहने तो आंसर टिक करें, बट अगर जूल में दिया है तो इसमें मल्टीप्लाई करके जैसा मैंने बताया जूल में कन्वर्ट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। चलिए आया समझ में, देखो बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और कैसे सवाल आ सकते हैं।
ठीक है। कभी कभी ये फोटोन का मास पूछता है, मूविंग फोटोन का मास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, फाइंड द मास ऑफ मूविंग फोटोन, फाइंड द मास ऑफ मूविंग फोटोन, फाइंड द मास ऑफ मूविंग फोटोन। मूविंग फोटोन का मास बताना है, ठीक है। क्या बताना है बच्चों? मूविंग फोटोन का मास। देखते रहो सब लोग। और क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी दे रखा है फोटोन के लिए, लाइट के लिए। तो फ्रीक्वेंसी को तो क्या दे रखा है? एफ, स्मॉल एफ। इस एफ के टर्म्स में क्या बताना है? मास ऑफ फोटोन। अच्छा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना लेते हैं? याद कीजिए जरा, मैंने बताया होगा। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या लेते हैं? बोलो, 0। लेकिन यहाँ रेस्ट मास नहीं पूछा है, क्या पूछा है? मूविंग फोटोन का मास। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। कर पाओगे? सोचो। मूविंग फोटोन का मास निकालना है, फोटोन दौड़ रहा है उसका मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? चलो देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बताया होगा। हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैलकुलेशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में? एनर्जी ई इक्वल टू क्या? एच इंटू एफ, है ना। अच्छा, आइंस्टीन का एक फेमस फॉर्मूला होता है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ से भी काम हो सकता है अपना, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम होता है मास और सी क्या? स्पीड ऑफ लाइट। देखो दोनों इक्वेशन को देखो, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए। तो इक्वेट करके यम निकालो। जो यम निकलता है ना वो मास ही निकल आता है, किसका? मूविंग फोटोन का। तो काम हो जाएगा अपना। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? यम इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू क्या? एच इंटू एफ। यम इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू क्या? एच इंटू एफ। तो यहाँ से मास कितना निकलेगा देखो ज़रा, तो मास से जब निकलेगा एच एफ बाई सी स्क्वायर। तो बस, और भी तरीका है निकालने का, लेकिन ये सबसे छोटा तरीका हो जाएगा, आसान तरीका। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो मास ऑफ मूविंग फोटोन आ गया एच एफ बाई सी स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बताया, हो सकता है लैम्डा के टर्म्स में निकालना हो, तो एनर्जी को एच सी बाई लैम्डा लेना आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखा। तो याद रखना, अगर मूविंग फोटोन का मास पूछेगा तो आंसर ये है, लेकिन फोटोन का रेस्ट मास पूछे तो आंसर 0 है, जैसा थ्योरी पढ़ाते समय मैंने लेक्चर 1, 2, 3 के अंदर आपने देखा होगा। चलो स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, बाकी बच्चे भी नोट करना। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हम क्वेश्चंस देख रहे हैं लाइट नेचर से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहना। लिखने से क्या होगा, दिमाग में चीज़ें थोड़ा सा ऐसे प्रिंट होंगी दिमाग में, है ना, और आप लॉन्ग टाइम तक इसको याद रख सकते हो। तो इसलिए लिखना ज़रूरी है, कॉपी पेन ले लें और लिखते रहें। आप लिखेंगे तो दिमाग उस चीज़ को ज़्यादा समय तक याद रखेगा, एग्ज़ाम तक तो एटलीस्ट याद रहेगा ही आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। और कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं देखिए सब लोग। चलो क्वेश्चन में लिखता हूँ, मिल के सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन अपने पास, विद what velocity with what velocity with what velocity with what velocity, इसको भी हटा देता हूँ, लिख तो लिया होगा ना बच्चों, ठीक है। with what velocity must an electron travel so that its momentum so that its momentum is equal to that of photon of wavelength
लैम्डा इक्वल टू 5200 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इक्वल टू 5200 एंगस्ट्रॉम। क्या कह रहा है? विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल सो दैट इट्स मोमेंटम इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चला है कि उसका जो मोमेंटम है वो फोटोन के मोमेंटम के बराबर आए, और फोटोन का वेवलेंथ क्या लेना है यहाँ दिया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v से चलेगा। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है। लेट इलेक्ट्रॉन मूव्स विद वेलोसिटी v, मूव्स विद वेलोसिटी v। मान लो यही v तो निकालना है, यही v तो निकालना। अब देखो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल, है ना, जैसे कोई पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी v से अगर चल रहा है तो उसका मोमेंटम क्या लिखते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, तो सवाल में गिवन है, क्या गिवन है? सवाल में गिवन है, क्या गिवन है तो देखें। करें इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, है ना। m है इसमें इलेक्ट्रॉन का मास और v है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इक्वल है फोटोन के मोमेंटम के। तो फोटोन का मोमेंटम क्या बताया डी ब्रोगली ने आपको? h बाई लैम्डा। क्या बताया? h बाई लैम्डा। तो बस यहीं से तो वेलोसिटी निकल आएगी ना। तो ज़रा देखना वेलोसिटी भी कितनी आने वाली है? h बाई m लैम्डा। क्या आने वाला बच्चों? h बाई m लैम्डा। अच्छा, h है प्लैंक कांस्टेंट, है ना। h है क्या? प्लैंक कांस्टेंट। कितना होता है बोलो? 6.634 इंटू लेक्चर 1 में बताया था 10⁻34 बाई इलेक्ट्रॉन का मास है m, तो रख देते हैं फिर। तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg यही होता है, इंटू लैम्डा है। लैम्डा देखो एसआई सिस्टम में कैलकुलेशन चल रहा है अपना, किस में चल रहा है? एसआई सिस्टम में। तो लैम्डा रखना होगा मीटर में, और आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो इसमें जब हम 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। लैम्डा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। तो देखो लैम्डा जो कि क्या दे रखा है? 5200 एंगस्ट्रॉम, है ना। इसे मल्टीप्लाई करो आप 10⁻10 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में, इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो लैम्डा है ना, ठीक है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करके रखा है। एंगस्ट्रॉम वाले में 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? मीटर में। अब जरा इसको सॉल्व किया जाए, इसको क्या करें हम लोग? सॉल्व करें। चलिए देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो 2 जीरो इसके साथ ले लेंगे तो 10⁻8 52 इंटू 9.1 कर लो, और 10⁻31 इसमें से 10⁻3 बचेगा, और बाकी सॉल्व करो, देखो क्या आने वाला है। तो लगभग आ जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 1395 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करके देख लो, 1395 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों। चलो नोट कर लो, लिखते रहो बिल्कुल, देख लो। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल लिया, 1395 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्क्रीन पॉज कर लें, नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अच्छे सवाल जो अपने एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज पूछ सकता है। स्क्रीन पॉज करो, नोट करो। जो भी जैसे हमने लेक्चर 1 2 3 4 में थ्योरी देखा था, है ना, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको क्या करना, आप अच्छे से नोट्स में, है ना, लिखते रहें। कॉपी पेन ले करके बैठें और उसको लिखते रहें। सब कुछ आप लिखे रहेंगे तभी आप लॉन्ग टाइम तक उस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो लिखना है, जब मन करेगा आप उसको देख के रिवीजन कर सकते हो। तो जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, जैसे मैं सिस्टमेटिकली हर चीज़ नोट करता हूँ बोर्ड के ऊपर, वैसे आप भी कॉपी में सिस्टमेटिकली सब कुछ नोट करें, ताकि जब मन करे कॉपी ओपन करके पढ़ सकें, सवाल कर सकें, थियरी पढ़ सकें, समझ सकें, है ना। तो लिखना ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि लिखा करें। जैसे मैं सिस्टमेटिकली लिखता हूँ वैसे आप भी लिखें। आप सिस्टमेटिकली लिखे रहेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम में। लिखें और पढ़ें उसको बार बार। चलो तो हटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या सवाल आ सकता है? चलो देखो, और कैसे कैसे सवाल आते हैं।
अच्छा, कभी कभी फोटॉन्स की संख्या पूछता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। याद कीजिए, थियरी पढ़ते समय नंबर ऑफ फोटॉन्स हम लोग बार बार निकालते थे, याद आया कुछ? चलो सवाल एक लिखता हूँ, हाउ मैनी photons how many photons are emitted per second by a 5 milliwatt by a 5 milliwatt laser source operating at 632.8 नैनोमीटर, है ना? तो बस पढ़िए सवाल, हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटेड पर सेकेंड बाई अ 5 milliwatt लेजर सोर्स ऑपरेटिंग एट दिस वेवलेंथ दे रखा है। अच्छा ठीक है, तो कैसे निकाला जाए, सोचो। ठीक है, तो वेवलेंथ ये दे रखा है, वेवलेंथ जो लैम्डा है, लैम्डा कितना दे रखा है देखो 632.8, ये नैनोमीटर में है ना? एसआई सिस्टम में जाना, नैनो हटाना तो क्या करोगे बोलो, 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या, तो 632.8 इंटू 10⁻�9 मीटर। अच्छा, पावर दे रखा है, पावर को मैं पी से लिखने वाला हूँ, तो पावर पी को दे रखा है 5 मिलीवाट, है ना? तो 5 मिली क्या हो जाएगा, मिली हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 10⁻³ वाट। ये आपको आना चाहिए कन्वर्जन, एसआई सिस्टम में अगर यूनिट को ले जाना है तो क्या प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आना चाहिए, तभी तो आप सवाल कर पाओगे। और ये सब कन्वर्जन वगैरह आपको सिखाया जाता है स्टार्टिंग के चैप्टर में, जैसे मेजरमेंट वाला चैप्टर है वहाँ पर यूनिट एंड मेजरमेंट देखा है ना, वहाँ पे ये सब सिखाया जाता है। बेसिक चीज़ तो आना ही चाहिए। जो बच्चे सवाल कर पाते हैं और जो नहीं कर पाते, यही डिफरेंस होता है। जो सवाल कर पाते हैं उनको बेसिक सब कुछ पता होता है कि कैसे कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर को मीटर में, मिली को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, तो आना चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब देखिए क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो ऐसा करते हैं ना, जैसा थ्योरी पढ़ते समय नहीं करते थे कि एनर्जी पर सेकेंड कितना गिरा, उसको निकालो और उसको डिवाइड कर लो किससे, सिंगल फोटोन की एनर्जी से, तो बस वैसे ही करेंगे हम लोग। तो देखिए एनर्जी है ना, चलो ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको पता ही है एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है। ठीक है, चलो शुरू कर दें फिर। नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, सोचो कैसे निकाला जाए, इक्वल टू, तो पर सेकेंड कितनी एनर्जी गिरेगी, तो पावर के ही बराबर होगा ना। पर सेकेंड जो एनर्जी गिरती है वो किसके बराबर होता है, पावर के, और डिवाइडेड बाई सिंगल फोटोन की एनर्जी विच इज hc बाई लैम्डा। तो क्या आ जाएगा देखो, आ जाएगा ये p लैम्डा बाई hc। अब इसमें पावर रख देते हैं, ये समझ में आया ना क्या लिखा, पावर को डिवाइड किया है एक फोटोन की एनर्जी से। पावर ही तो एनर्जी होती है जो पर सेकंड गिरती है, तो जितना पावर होता है उतना ही पर सेकंड एनर्जी गिरेगी। तो पावर को डिवाइड करेंगे सिंगल फोटोन की एनर्जी से, तो पता चल जाएगा कितने फोटॉन्स इमिट होगा, है ना? चलो तो इसमें वैल्यू पुट कर लिया जाए, देखते हैं। तो पावर कितना है, 5 इंटू 10⁻³ कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने, इंटू लैम्डा ऊपर दिख रहा है 632.8 इंटू 10⁻⁻⁹ बाई प्लैंक कांस्टेंट रख दिया जाए 6.634 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी कितना होता है बोलो, 3 इंटू 10⁻8। चलो ज़रा सॉल्व करो इसको, इक्वल टू कितना आने वाला है देख लेते हैं। ठीक है, तो चाहो तो आप 632 को लिख सकते हो 6.32 इंटू 100, और 6.32 न्यूमरेटर में हो जाएगा, और 6.6 तो कुछ ज़्यादा
फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अगर हम 6.32 को कैंसिल कर दें 6.6 से, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो कैंसिल ही कर लेते हैं इनको 100 रख करके। तो 10⁻7 हो जाएगा, -3 10⁻10, और 5/3 1.6 के अराउंड। तो 1.6 इंटू 10⁻, देखो क्या आने वाला है, तो 8, हाँ 10⁻ आ गया 16, है ना। तो क्या आंसर आ चुका है, 1.6 इंटू 10⁻16। नोट कर लीजिए सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे, जल्दी जल्दी नोट करते जाएं, समझते जाएं। कोई डाउट है तो पूछना, यहाँ जो बच्चे हैं वो पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻16। थ्योरी पढ़ते समय ऐसा कैलकुलेशन में बार बार किया है ना। पावर को डिवाइड करते थे सिंगल फोटोन की एनर्जी से, तो पता चल जाता था कि कितने फोटॉन्स पर सेकंड गिरेंगे या इमिट होंगे, है ना। नोट करो, स्क्रीन पॉज करके नोट करना। बोलो, आया समझ में? और कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छा, एच.सी. वर्मा में कुछ बहुत ही अच्छे सवाल दे रखे हैं। जैसे उसमें दिया होगा कि स्ट्रिंग ले लिया लेंथ एल का, और उसको मिरर बांध लिया, मिरर को वर्टिकल में रखा, इक्विलिब्रियम है, तो वर्टिकल से एंगल थीटा पूछा है ना। एच.सी. वर्मा का सवाल है, चलो उसको ही कराता हूँ मैं। अगर आपके पास एच.सी. वर्मा की बुक है, एच.सी. वर्मा की बुक है अगर, तो आप उसमें देख सकते हो। वैसे मैं सवाल यहाँ पूरा लिखूँगा, हटा दूँ? चलो हटा देता हूँ, नोट करते रहें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए, एच.सी. वर्मा का एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है वो। क्या सवाल है तो मैं लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। A small plane perfectly reflecting mirror of area A and mass m is hanging vertically हैंग हो रहा है ना। अभी देखना डायग्राम, हैंगिंग वर्टिकली with the help of a massless string of length L दे रखा है, लेंथ L। अच्छा, लाइट ऑफ इंटेंसिटी I is incident normally on it okay, normally on it. Find the angle made by the string with vertical है ना। अच्छा, विद वर्टिकल डायग्राम भी बना हुआ है, मैं बना देता हूँ। सवाल नोट कर लें और पढ़ते रहें इसको, क्या लिखा क्या है मैंने उसको समझें, पढ़ें। तो ये सीलिंग हो गया, ऐसे यहाँ से स्ट्रिंग बांधा है ना, और स्ट्रिंग है लेंथ एल की। वैसे लेंथ एल का कोई यूज़ तो नहीं होगा, फिर भी चलो
ऐसे कोई मिरर है, ये मिरर को वर्टिकल पोजीशन में रखा है, मिरर को कैसे रखा है, वर्टिकल पोजीशन में। अच्छा, दिस इज मिरर, और यहाँ वर्टिकल से एंगल थीटा दे रखा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा बिकॉज मिरर वर्टिकल पोजीशन में ही है, मिरर जो है ना वो वर्टिकल पोजीशन में ही है मिरर अपना। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि लाइट गिराई जा रही है, किस डायरेक्शन में देखो, तो लाइट ऐसे गिर रही है, लाइट ऐसे गिर रही है इसके ऊपर। अच्छा, जो लाइट है इसका इंटेंसिटी उन्होंने दे रखा है आई और वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा। ठीक है, तो ये सवाल है थीटा निकालना है, क्या निकालना है, थीटा। अच्छा, चलो क्या निकालना है बच्चों, थीटा। तो निकाला जाए कैसे, तो देखो बहुत ही छोटा सा सवाल, अच्छा छोटा सा सवाल लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है लेकिन है नहीं कुछ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम में, एक लाइन में दो लाइन में किया जा सकता है, लेकिन आपको समझाना है इसलिए थोड़ा सा सिस्टमेटिकली मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं तो एक लाइन में कर सकता हूँ, उसमें क्या है। बस इक्विलिब्रियम तो है, तो अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड कर दूंगा, राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड डिवाइड कर लूँगा, थीटा निकाल लूँगा, है ना। ऐसे सवाल लिखने में, डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ठीक है चलो कुछ तो करें। अच्छा, बहुत ही छोटा सवाल है, चलो देख लो, सॉल्यूशन देखो इसका क्या किया जाए। मास दे रखा है कितना यम मिरर का, और एरिया दे रखा है, प्लेन सरफेस है मिरर, और 100% रिफ्लेक्शन वाला है सरफेस। याद है केस वन में 100% रिफ्लेक्शन लेता था बार बार, नॉर्मल इंसिडेंस का केस वन, है ना, वही है ये सवाल। ऐसा करते हैं FBD बनाते हैं, किसका, मिरर का। चलो देखो FBD बना लो ज़रा, FBD ऑफ मिरर, मिरर 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 तो देखते ही होंगे सब लोग हैं। चलो मिरर की FBD बना लो, तो छोटा सा मिरर यहाँ बना देता हूँ, इस मिरर की FBD बना देते हैं, है ना बच्चों। चलो अच्छा, चलो फोर्स से देख लो, एक तो इसका मास m है, तो वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड में, वेट mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड में। अच्छा, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, है ना, टेंशन हो जाएगा, टेंशन आ जाएगा, तो टेंशन किधर होती है स्ट्रिंग में, लेंथ के अलावा, तो यहाँ से स्ट्रिंग बंधा हुआ मिरर से, तो ऐसे है ये स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में ऐसे, तो टेंशन जब आप यहाँ दिखाओगे तो यहाँ से टेंशन को दूर रखते हैं, जहाँ भी टेंशन दिखाया जाता है वहाँ से अवे, और खुद से भी दूर ही रखना टेंशन को, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा। तो क्या इन दो फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, क्या इन दो फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, चेक करते हैं। तो टेंशन का कंपोनेंट अपवर्ड में आएगा, जो कि वेट को हो सकता है बैलेंस करते हैं, लेकिन टेंशन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में भी तो आएगा ऐसे, तो इसको बैलेंस करने वाला फोर्स तो अभी नहीं दिख रहा, मतलब कुछ तो छूट रहा है। तो लाइट तो है ना, ये मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, लाइट गिर रही है ना, लाइट भी फोर्स लगाएगी। देखो लाइट ऐसे गिर रही है सरफेस पर, लाइट ऐसे गिर रही है सरफेस पर, अच्छा लाइट गिर रही है, लाइट ऐसे गिर रही है, तो प्लेन मिरर जो है इस पर ऐसे फोर्स लगाएगी, ऐसे लाइट जाएगी तो फोटोन टकराएंगे, तो ऐसे फोर्स लगाएंगे, जैसा केस वन में हम लोग देखते थे, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में फोर्स आ जाएगा आगे की तरफ। ये मिरर वर्टिकल में रखा है तो फोर्स इस पर लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब हॉरिजॉन्टल, लाइट का फोर्स। अच्छा, लाइट का फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में आने वाला है, लाइट का फोर्स। अच्छा, ये फोर्स कितना होगा सोचो ज़रा, तो फोर्स को निकाल सकते हैं प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर इनटू एरिया। अब केस वन, नॉर्मल इंसिडेंस का केस वन याद करो, है ना, रेडिएशन प्रेशर क्या आता था, 2I/c, रेडिएशन प्रेशर क्या आता था बोलो, 2I/c। उसमें एरिया, ये जो मिरर है इसका एरिया ए, प्लेन सरफेस है, तो फोर्स को निकालने के लिए प्रेशर में मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया से, तो प्रेशर क्या था बोलिए, 2I/c, 2I/c, है ना, इंटू क्या हो जाएगा एरिया, तो यही हो जाएगा फोर्स ड्यू टू लाइट। चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आप देख रहे हैं दिस इज फोर्स ड्यू टू लाइट, फोर्स ड्यू टू लाइट, देख लेना दिख रहा है ना, फोर्स ड्यू टू लाइट, फोर्स ड्यू टू लाइट, जो आप देख रहे हैं ऊपर, यह फोर्स ड्यू टू लाइट, ये वाला है, ये जो है ना ये फोर्स ड्यू टू लाइट। ठीक है, तो बस अब ये जो मिरर अपना इक्विलिब्रियम में है, मिरर जो अपना इक्विलिब्रियम में है इन थ्री फोर्सेस की वजह से, तो ठीक है लिख देते हैं अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड और राइट साइड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, है ना, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या, डाउनवर्ड, इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया है ना लॉज ऑफ मोशन में, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड लिखो,
तो टेंशन का कंपोनेंट अपवर्ड में क्या आएगा बोलो, टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा आएगा ना। और डाउनवर्ड में कौन है, वेट है, वेट कौन है, वेट। इक्वेशन 1 बना देते हैं इसको। अच्छा, अब राइट साइड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड है ना, लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल टू राइट साइड फोर्स, लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल टू राइट साइड फोर्स। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, टेंशन का दूसरा कंपोनेंट साइन थीटा वाला है ना, क्या आ जाएगा बच्चों, टी साइन थीटा इक्वल टू, राइट साइड में कौन है, यही तो फोर्स ड्यू टू लाइट, क्या है, क्या है, 2IA बाई सी है ना, 2IA बाई सी। अच्छा, दिस इज और सेकेंड इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब देखो 2 इक्वेशन बन चुके हैं है ना, और अपने को थीटा निकालना है, क्या निकालना है, थीटा। तो डिवाइड कर लेंगे ना, सेकंड को फर्स्ट डिवाइड कर लो, वैसे भी दिख रहा है ऑप्शन कि 10 के टर्म्स में दिया है, तो डिवाइड कर लेंगे, टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर निकल आएगा। तो आप स्क्रीन पॉज करके नोट करना, मैं अभी डिवाइड करूँगा उधर, उसको हटाऊँगा क्वेश्चन को, तब तो मैं सॉल्व कर पाऊँगा, जगह नहीं इधर। तो जल्दी से नोट करना बच्चे, नोट करना जल्दी से, बहुत ही आसान से सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम भी है, लाइट का कॉन्सेप्ट भी है, प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, प्रेशर बराबर फोर्स इनटू एरिया, इक्वेशन बनाना आना चाहिए, फिर उनको डिवाइड करके फाइनल आंसर निकालना आना चाहिए, इसमें थोड़ा अच्छा सवाल है। चलो हटा देता हूँ मैं, इधर से हटा देता हूँ और डिवाइड करते हैं, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, क्योंकि 10 के फॉर्म में आंसर लाना है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है ना टेन थीटा, इसलिए सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट से। तो सेकंड इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे है ना फर्स्ट से। चलो डिवाइड कर लो, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। चलो तो देखो इसमें टी साइन थीटा और इधर टी कॉस्ट, तो डिवाइड करो टी साइन थीटा बाई टी कॉस्ट है, तो टी से टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस्ट थीटा क्या हो जाएगा बोलो, टेन थीटा। लेफ्ट साइड में क्या आने वाला है, टेन थीटा, टी से टी कैंसिल होगा, डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपन कॉस्ट थीटा हो जाएगा टेन थीटा। और ज़रा देख लिया जाए राइट साइड में क्या दिख रहा है अपने को, तो देखते हैं उसमें 2IA बाई सी, क्या है बोलो, 2IA बाई सी, 2IA बाई सी, और फर्स्ट में mg, तो ढंग से लिख दो। तो देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2IA बाई CmG। ये टेन थीटा इतना है, हमसे पूछा गया था थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा बोलो, टेन इनवर्स 2IA बाई CmG, 2IA बाई CmG। तो बस आंसर आ चुका है, नोट करना सब लोग, पहले उधर का लिखना सोल्यूशन है ना, फिर ये उल्टा मत लिख देना सोते सोते। हाँ चलो किधर से सॉल्व किया देखना। तो थीटा आ चुका है क्या, टेन इनवर्स 2IA बाई CmG, तो आ चुका वर्टिकल से थीटा एंगल। ऐसे ही सवाल आपने लॉज ऑफ मोशन में देखा होगा, एक सवाल आता था बहुत ही अच्छा था वो भी सवाल, बार बार पूछता है एग्जाम में, कि एक पेंडुलम होता है जिसको बोलता है कार की छत से सस्पेंड कर दो, कार की जो रूफ है, छत जो है कार की, सस्पेंड करो और कार को एक्सेलरेट करो हॉरिजॉन्टल में, कार को किधर एक्सेलरेट करो, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। और पूछता है कि स्ट्रिंग जो है ना वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी इक्विलिब्रियम में, तो थीटा निकालने के लिए तो टेन थीटा इक्वल टू आता है ए बाई जी, वहाँ से थीटा निकलता है टेन इनवर्स ए बाई जी, या एक्सेलरेशन भी पूछ लेता है जी टेन थीटा, कई बार सवाल पूछ चुका है अपने एग्जाम में, वो भी अच्छा सवाल था। ऐसे ही वहाँ भी करते हैं, वहाँ सीडो फोर्स आ जाता था एक, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ कार। चलो ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में देखा ही होगा, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल देखते हैं हम लोग, और भी कुछ अच्छे सवाल देख लिया जाए। हटा दो, हटा देता हूँ। और देखो चलो
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन? ये भी अच्छी वर्मा का ही सवाल है, इसमें मिरर और लेंस वगैरह रखा हुआ है। मैं लिखता हूँ सवाल, आप देखना। अ टोटली, अगर ये अच्छी वर्मा की बुक है तो देख लो। अ टोटली, नहीं तो साथ में लिखते रहो। अ टोटली रिफ्लेक्टिंग स्मॉल प्लेन मिरर placed horizontally face a parallel beam of light as shown in figure। अभी मैं बना दूंगा फिगर, as shown in figure। अच्छा, फिगर। द मास ऑफ मिरर इज 20 ग्राम। द मास ऑफ मिरर इज 20 ग्राम। मिरर का मास दे रखा है 20 ग्राम। अच्छा, अज्यूम डैट, कुछ अज्यूम करना है। अज्यूम डैट, सिलेक्शन हो गया है। अज्यूम डैट देयर इज नो एब्जॉर्प्शन in the lens and that 30% of the light 30% of light emitted by source goes through the lens अच्छा, फाइंड द पावर, कुछ तो पूछा है, क्या पूछा मैं लिखता हूँ। फाइंड द पावर ऑफ सोर्स का पावर पूछा है। पावर ऑफ सोर्स नीडेड टू सपोर्ट द वेट ऑफ मिरर सपोर्ट द वेट ऑफ मिरर और करें कि जी 10 लेना। मैं लिख देता हूँ, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम क्या है देख लो। यहाँ पे मिरर रखा है, क्या रखा है? मिरर। ठीक है, यहाँ से मिरर रखा है, इसे। अच्छा, ठीक। और इसके नीचे यहाँ लेंस रखा है, एक क्या रखा है? लेंस रखा है। अच्छा, मिरर है और थोड़ा नीचे लेंस रखा है। ठीक। अब यहाँ पे एक सोर्स रखा है सबसे नीचे, सोर्स को यस मान रहा हूँ, सोर्स को यस मान दिया। ठीक। अब सोर्स से लाइट तो निकल रही है, लाइट का सोर्स है, सोर्स से क्या निकल रही है? लाइट। ठीक, ऐसे लाइट निकल रही है। अच्छा, और ऊपर जो प्लेन मिरर है ना, उस पर लाइट पैरेलल रे के फॉर्म में गिर रही है ना? पैरेलल लाइट रे गिर रही है किस पे? मिरर पे, है ना? अच्छा, देखो यह है अपना लेंस और यह है मिरर, एंड यह है सोर्स, लाइट का सोर्स। अच्छा, ठीक। चलिए देखा जाए इसका सलूशन। चलो, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। देखो क्या करें, यहाँ सोर्स रखा, लेंस रखा, मिरर रखा। किसको बैलेंस कराना है? यहाँ मिरर को। ऊपर जो मिरर रखी है ना, इसको बैलेंस करना है। मतलब यहाँ ये हवा में बैलेंस है, मतलब फोर्स बैलेंस करेंगे। ठीक है,
चलो अब देखो, सोर्स नीचे रखा, सोर्स का पावर पूछा, तो मान लेते हैं सोर्स का पावर है P। देखिए लेट 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 पावर ऑफ सोर्स इज P मान लिया, और यही P तो पूछा है कि सोर्स का पावर क्या होना चाहिए, तो सोर्स का पावर P लिख देता हूँ P। अब देखो, सोर्स से जो लाइट निकलेगी चारों तरफ निकलेगी नीचे, लेकिन हमें किधर देखना है, जिधर मिरर रखा है, तो लेंस से लाइट ऐसे पास हो रही है, और इसमें बोला है, देखो कहीं पढ़ो तो 30% लाइट बोल रहा है कि ये जो लेंस है ना 30% लाइट को ही पास करता है, 30% जो पावर है उसको ही पास करता है। तो सोचो P का 30% निकालो तो क्या आएगा, P इंटू 30/100, तो 0.3P। इसका मतलब लेंस से कितना पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, 0.3P। तो 0.3P ही तो पावर गिरेगा मिरर पर। मिरर पे जो पावर इंसिडेंट है वो कितना है, P नहीं है, क्या है, 0.3P है। तो इस मिरर के लिए, इस मिरर पे कितना पावर गिर रहा है, तो 0.3P, याद रखना। मिरर पे कितना पावर गिरा, 0.3P। अच्छा चलो इसको हटा देता हूँ। अब मिरर को मैं यहाँ बनाता हूँ और मिरर पे बैलेंसिंग वगैरह करता हूँ। तो चलो देखो, मिरर को यहाँ से लाता हूँ इधर, या बीडी बना देता हूँ मिरर की, छोटा सा मिरर तो जानते ही होंगे, हाँ ठीक, मिरर चलो, तो मिरर यहाँ है। अब देखो, सबसे पहले मिरर का मास दिया है कुछ, तो 20 ग्राम। तो वेट किधर काम करता है, वर्टिकली बिलो, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये वेट हो जाएगा mg। अच्छा, वेट की वजह से मिरर तो नीचे गिरना चाहेगा, लेकिन मिरर तो यहाँ बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, मिरर तो यहाँ इक्विलिब्रियम में है, तो कोई ना कोई फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो इस mg वेट को बैलेंस कर रहा है। तो सोचो कौन सा फोर्स है जो अपवर्ड में है, तो ये जो लाइट गिर रही है मिरर पे, ऐसे फोटोन ऐसे टकरा रहे हैं, तो ये जो फोटोन से फोर्स लगाएंगे ना मिरर पे अपवर्ड डायरेक्शन में, याद है केस 1 है ना, 100% रिफ्लेक्शन भी है, देखो टोटली रिफ्लेक्टिंग, 100% रिफ्लेक्शन वाला है ये। तो ये जो फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो इस मिरर पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा इस मिरर पे, फोर्स ड्यू टू लाइट। अब ये दोनों फोर्स जब मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे तो मिरर जो है वो बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मिरर, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मिरर क्या लिखना चाहिए, फोर्स जो है लाइट का जो मिरर पे आया और जो मिरर का वेट है ये बराबर होना चाहिए। अब सोचो, ये जो लाइट इसे गिर रही है, ये मिरर पे कितना फोर्स लगाएगी, तो फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, तो रेडिएशन प्रेशर इंटू एरिया। अब सोचो, लाइट जो मिरर पे गिर रही है वो नॉर्मली गिर रही है, और मिरर 100% रिफ्लेक्शन करा देगा। तो याद है 100% रिफ्लेक्शन केस 1 क्या रेडिएशन प्रेशर आता था, 2I/c, क्या आता था बच्चों, 2I/c, और इंटू एरिया हो जाएगा, है ना। तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर था 2I/c इंटू क्या, एरिया, ये हो गया फोर्स ड्यू टू लाइट, है ना, प्रेशर रेडिएशन प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा mg, इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू क्या होने वाला है, mg। अच्छा क्या किया जाए, अब देखो I इंटू ए क्या होता है, पावर, थ्योरी पढ़ते समय बताया था, I इंटू ए क्या होता है, पावर, है ना, आप नोट कर लो उधर, फिर उधर मैं दिखाता हूँ। तो I इंटू ए हो जाएगा पावर, कौन सा पावर, जो मिरर पे इंसिडेंट है, तो I इंटू ए को हम रिप्लेस करेंगे किससे, 0.3P से, फिर वहाँ से P निकाल लेंगे, I इंटू ए क्या हो जाएगा, है ना, पावर इंसिडेंट ऑन मिरर, और मिरर पे कितना पावर गिरा, 0.3P, और उसमें कहीं ना कहीं P होगा, निकल आएगा P। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, मैं उधर से सवाल हटाऊंगा क्योंकि इधर जगह थोड़ी सी कम है। चलो हटा दूं, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो है ना, चलिए तो इधर से हटा देता हूँ, आ रहा है समझ में, चलो आना चाहिए।
चलिए देख लिया जाए। चलो मैं उसके बाद यहाँ लिखता हूँ 2 आई इंटू ए को मैं अलग कर लेता हूँ बाई सी इक्वल टू एम जी इक्वल टू क्या एम जी। अच्छा अब देखना आई इंटू ए हो जाएगा पावर जो मिरर पे गिरा है जो कि क्या है 0.3 पी। सो वी कैन रिप्लेस दिस आई ए बाई 0.3 पी। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.3 पी बाई सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ इक्वल टू मास है ना। मास मिरर का मास क्या दे रखा था पढ़ा था आपने सवाल शायद 20 ग्राम रहा होगा है ना। मिरर का मास कितना था 20 ग्राम। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 20 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा किलोग्राम में। मास है ये 20 ग्राम। ग्राम से किलोग्राम जाना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेना है तो 20 इंटू 10⁻³ मास इंटू जी कितना बोल रहा था देखा था ना 10 शायद लिखा था नीचे। अब इसी को सॉल्व करो तो देखो 10⁻⁻1 0.33322 हाँ तो पावर कितना आ गया सोर्स का 10⁸ वाट 10⁸ वाट। यही तो आंसर है देख लो नोट कर लो कर सकते हैं सवाल। पावर आ गया 10⁸ वाट। आगे बढ़ते हैं और भी सवाल देखते हैं। हटा दूं चलो और कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं लाइट नेचर से रिलेटेड जो थियरी पढ़ा है उससे रिलेटेड। ठीक है चलो क्वेश्चन लिखो साथ साथ लिखते रहो। चलो हाँ a beam of white light 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 is incident normally on a plane surface absorbing लिखते जाओ साथ साथ absorbing 70% of the light and reflecting the rest if the incident beam carries 20 watt of power then find force exerted by it on the surface अच्छा चलो पढ़ो सवाल। कह रहे हैं कि लाइट है जो प्लेन सरफेस पे गिर रहा है नॉर्मली है ना नॉर्मल इंसिडेंस याद है। और इसमें देखो 70% जो है ना लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है और 30% क्या करेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब केस 3 वाला सवाल है नॉर्मल इंसिडेंस का केस 3 का सवाल है जहाँ रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों माना था बिल्कुल वैसे ही है। ठीक क्या पूछा क्या फोर्स तो प्रेशर तो पता ही था ना तो प्रेशर इंटू एरिया कर लेंगे तो क्या निकल आएगा फोर्स। तो बस चलो शुरू कर देते हैं
बहुत ही अच्छा सवाल। चलो, एब्जॉर्प्टिव पावर ए कितना दे रखा है, 70% मतलब 0.7, 70% मतलब 0.7। अच्छा, हमने जो फॉर्मूला निकाला था रेडिएशन प्रेशर का, उसमें रिफ्लेक्टिव पावर आर था, तो मुझे आर चाहिए फिर तो आर इक्वल क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए, बिकॉज 1 इक्वल टू क्या था, ए प्लस आर इक्वल टू क्या था 1, तो वहाँ से आर आ गया 1 माइनस ए, तो 1 माइनस 0.7 क्या आ जाएगा बच्चों, 0.3। यह है रिफ्लेक्टिव पावर, क्या है, रिफ्लेक्टिव पावर, है ना, रिफ्लेक्टिव पावर आ गया। चलो ठीक है। हाँ, क्या पूछा, क्या, फोर्स। नाउ फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडिएशन प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा, रेडिएशन प्रेशर कितना था केस 3 में, I/C 1 प्लस आर, नॉर्मल इंसिडेंस का केस 3 इंटू क्या, एरिया, इंटू एरिया। अच्छा, अब इसमें पावर गिवन है, एरिया वगैरह तो नहीं दिया, इंटेंसिटी नहीं दिया, तो आई इंटू ए को एक साथ रख लिया जाए, आई इंटू ए को एक साथ रख लिया जाए, और 1 प्लस आर, आर कितना है बोलो, 0.3 बाई सी कितना है बोलो, क्या बोलना, तो पता ही है सबको, 10⁻8। आई इंटू ए को रिप्लेस करेंगे 20 से, 20 वाट, आई इंटू ए हो जाएगा पावर विच इज़ 20, सवाल में दिया है भाई, 1.3 बाई 3 इंटू 10⁻8, 3 इंटू 10⁻8। ज़रा सॉल्व करके देखो क्या आया, सॉल्व कर लो। तो 20 इंटू 1.3 करो, क्या जाएगा, 26/3, 8.7 इंटू 10⁻−8, क्या आ गया बच्चों, 8.7 इंटू 10⁻−8, फोर्स है तो न्यूटन, 8.7 इंटू 10⁻−8 न्यूटन, है ना, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करो, है ना, नोट कर लो। नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। और भी एक दो सवाल देख लेते हैं, एक दो सवाल और देख लेते हैं, है ना, हटा दूँ, चलो। और कैसे सवाल आते हैं, चलिए सवाल लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, लेट एन आर एंड एन बी बी द number of photons emitted by a red bulb and a blue bulb of equal power in a given time, then। अब ऑप्शन दिया, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, और इस सवाल को आप लोग ही सॉल्व करोगे, मैं बताऊंगा नहीं कुछ भी, खुद सॉल्व करो, इतना तो पढ़ा दिया लाइट नेचर, अब तो कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है एन आर लेस देन एन बी, थर्ड ऑप्शन है एन आर ग्रेटर देन एन बी, लास्ट ऑप्शन है नन। तो स्क्रीन पॉज कर लो और सॉल्व करो, रफ कॉपी में सॉल्व करो, देखो कौन सा ऑप्शन आया, सोचो, फिर मैं सॉल्व करूँगा तो देखना क्या आपका सही हुआ या गलत हुआ। सही तो होना ही चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी।
ऑप्शन सामने है, सवाल सामने है, आंसर निकालो। मान लो कि यही सवाल आ गया आपके एग्जाम में, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, फाइनल एग्ज़ाम, तो देखो कर पाओगे कि नहीं, सिलेक्ट होगे या नहीं। सिलेक्ट तो होगा ही, सिलेक्ट तो होना ही है सबको। इसके लिए काम करना पड़ेगा, सवाल लगाना पड़ेगा, तभी होंगे सिलेक्ट। परेशान ना होकर। हाँ कर लिया। आया क्या बच्चों का, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा? अच्छा चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ और फिर मैच कर लेना कि कौन सा ऑप्शन है। हाँ क्या करें कि दो बल्ब है, एक रेड बल्ब है और दूसरा ब्लू बल्ब है, दोनों का पावर सेम है। अच्छा तो चलिए, एक ये बल्ब हो गई, ये लाइट दे रही है, देखा देखा बल्ब देखा, दूसरा ये है, ये है, ये है, ये है। एक तो रेड बल्ब है और दूसरा ब्लू बल्ब है, ये रेड बल्ब हो गई और दूसरा ब्लू बल्ब हो गई। अच्छा ब्लू बल्ब, दोनों का पावर सेम है तो पावर पी पी, पावर दोनों का क्या है, सेम है। अच्छा पी पी मान लिया है ना। क्या कर रहे हैं कि दोनों का पावर सेम है। अब एक ने फोटोन निकाला एन आर, नंबर ऑफ फोटोन का एन आर, और दूसरे ब्लू बल्ब ने निकाला एन बी, तो एन आर और एन बी को कंपेयर करना है। अच्छा एन आर और एन बी अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होगा, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रेड, देखो रेड वाली जो बल्ब है वो रेड लाइट निकालेगी और ब्लू कलर वाली जो बल्ब है, ब्लू बल्ब जो है वो ब्लू लाइट निकालेगी। और आपको पता है रेड कलर और ब्लू कलर, इन दोनों का वेवलेंथ अलग अलग होता है। मैंने लेक्चर 1 में बताया था विजिबल वाले में, है ना, कि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो दिख तो गया, फिर तो आ तो गया आंसर, आया समझ में। रेड कलर की लाइट का लैम्डा क्या होता है, ज़्यादा, ब्लू के रिलेटिवली, है ना। चलो चलो देख लेते हैं। तो देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स, एक एक सेकंड के लिए देखते हैं, इन अ गिवन टाइम बोला ना तो कोई टाइम ले लेते हैं, तो 1 सेकंड का टाइम लेते हैं, पर सेकंड देखते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाई रेड बल्ब पर सेकंड, एक एक सेकंड में देखो, इक्वल टू, सवाल में एन आर दे रखा है तो एन आर कितना आएगा, एन आर कितना आएगा, कैसे निकाल सकते हैं सोचो। तो पर सेकंड जो एनर्जी गिरती है वो पावर के बराबर होती है, और उसको डिवाइड करते हैं एक फोटोन की एनर्जी से, एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा ऑफ रेड लाइट, क्या आ जाएगा, पावर इनटू लैम्डा ऑफ रेड लाइट डिवाइडेड बाई क्या, एच सी। ये तो एन आर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, एन आर की। अच्छा ऐसे आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स वैसे समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन है, इमिटेड बाई ब्लू बल्ब पर सेकंड इक्वल टू एन बी दिया है ना सवाल में, कैसे निकालोगे। तो एनर्जी जो पर सेकंड गिरी जो कि पावर होती है बाई एक फोटोन की एनर्जी, एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा किसका, ब्लू लाइट का, लैम्डा बी दिख रहा ना, लैम्डा क्या आ जाएगा, पी लैम्डा और ब्लू लाइट बाई एच सी। अब एन आर और एन बी को देखो, आप एन आर और एन बी को देखो, पी बाई एच सी, पी बाई एच सी कॉमन है। अब जिसका लैम्डा ज़्यादा उसके हिसाब से वो ज़्यादा आएगा, जैसे लैम्डा रेड लाइट का ज़्यादा होता तो एन आर तो ज़्यादा ही होगा ना। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। कितने बच्चों का सही है ना सही। चलो मैं लिख देता हूँ, वी नो lambda of red light is greater than lambda of blue light, so nr will be also greater than nb। डायरेक्टली तो है ना, लैम्डा आर ऊपर है तो लैम्डा आर ज़्यादा है, इसलिए एन आर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस एन बी। तो ऑप्शन में टिक कर दूँ, सी ऑप्शन था सही से, सही था सबका, सही किया सबने। अच्छा आगे बढ़ा जाए। चलो एक आखिरी सवाल करा देता हूँ, बहुत हो गया। एक और सवाल देख लो, हर तरह के सवाल मैंने कोशिश किया कि मैं करा दूँ, थियरी पढ़ा दिया पूरा और उससे रिलेटेड सवाल भी करा दिया हर टाइप के। ऐसे ही एज इट इज़ सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो अगर आप इनको लगा पाते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा ही। अब इन्हीं सब सवालों को आप एक बार खुद से लगाना, सवाल आप लिखना कहीं रफ कॉपी में और बिना देखे सॉल्व करना, बिना सोल्यूशन देखे। लगा ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, फिर तो बिना देखे इन्हीं सब सवालों को आप सॉल्व करना।
हटा दूँ ना, नोट तो कर लिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल आज के लेक्चर का, आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, और उसको भी आप ही ट्राई करना, मैं बस सवाल लिखूंगा क्योंकि सब कुछ तो बता दिया, कुछ बाकी ही नहीं है। चलो क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन। अ हाइड्रोजन एटम, अ हाइड्रोजन एटम, कोई हाइड्रोजन एटम है एक, हाइड्रोजन एटम मूविंग एट अ स्पीड, मूविंग एट अ स्पीड, एट अ स्पीड v absorbs 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 a photon, absorbs a photon of wavelength 1 to 2 nanometer, 1 to 2 nanometer and stops, रुक गया the value of v is v की वैल्यू पूछा है। अच्छा, और ब्रैकेट में दे रखा है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। वैसे आपको पता ही होगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, बोलो। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कितना होगा, तो हाइड्रोजन वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज भी होगा ये सब। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, वैसे इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन के रिलेटिवली बहुत ही कम होता है, तो इग्नोर कर लो। तो प्रोटॉन का मास ही तो होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, कितना दे रखा है। चलो लगाते हैं सवाल को, इस सवाल को लगाते हैं, ट्राई करो आप खुद से एक बार। क्या पूछा, क्या है, स्पीड पूछा है, स्पीड पूछा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, स्पीड पूछा गया है। पढ़ो सवाल, ट्राई करो, स्क्रीन पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो और ट्राई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, देखो देखो। बताएगा कोई, चलो हाँ आपने सॉल्व कर लिया होगा, देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम में जो कि स्पीड v से जा रहा था, मान लो कि ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ऐसे आगे जा रहा था स्पीड v से, हाइड्रोजन एटम स्पीड v से आगे जा रहा था। अच्छा, हाइड्रोजन एटम स्पीड v से आगे जा रहा था, और सामने से आ गया, कौन आ गया, फोटोन आ गया, फोटोन। इसका अगर वेवलेंथ लैम्डा लूँ तो मोमेंटम हो जाएगा h/λ ना, फोटोन है। फिर हुआ क्या कि एटम ने इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, एटम ने क्या किया, फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, और एटम रेस्ट पर आ गया, एटम जो है वो रेस्ट पर आ चुका है। तो सोचो कैसे करेंगे, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर होगी ना, पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ाया जाता है। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर। तो सोचो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम का मास है m, तो इसका मोमेंटम होना चाहिए क्या, m/v, है ना। और फोटोन का पता ही है सबको, h/λ, डायरेक्शन उल्टा हुआ है। चलो ठीक है, मोमेंटम कंजर कर लिया जाए, हाइड्रोजन एटम का क्या हो जाएगा, m/v, और आगे की तरफ है पॉजिटिव मान लो प्लस, फोटोन का पीछे की तरफ है तो नेगेटिव आ जाएगा -h/λ। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, और बाद में रुक गया हाइड्रोजन एटम तो जीरो मोमेंटम, वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम तो नहीं आएगा। तो m/v = h/λ। क्या पूछा, क्या है, वेलोसिटी पूछा है ना बच्चों, क्या आ जाएगा h/m⁴। तो बस अब क्या मैं बताऊँ, आप खुद करो ना, रखो इसमें प्लैंक कांस्टेंट। h तो समझते हो ना, h हाइट वाइट नहीं है कि फोटोन की हाइट ले लिया, हाइट वाइट नहीं है, h प्लैंक कांस्टेंट, सो तो नहीं रहेगा। हाँ h कितना होता है बोलो, 6.634 इंटू 10⁻⁻34 बाई m, मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू लैम्डा, कहाँ है लैम्डा,
लैम्डा सवाल में दिया होगा, हाँ ठीक है। 122 नैनो, नैनो हटाना होगा, एसआई सिस्टम में काम हो रहा है। तो 122 नैनो, नैनो मतलब नैनो हटाएंगे तो क्या यूज़ करेंगे, 10⁻⁹ तो बस इक्वल टू, ज़रा सॉल्व करें सब लोग, है ना, सॉल्व करें, देखें क्या आता है ये, ठीक है। तो -27 -9 6.6 3 पॉइंट समथिंग 3, देख लेना 3.25 आना चाहिए मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम का 3.25। चेक करो चेक करो, आया था आपका आंसर। तो हम लोगों ने देखा लाइट नेचर से रिलेटेड जो थ्योरी पढ़ाई गई थी उस पर क्वेश्चन मैंने कराया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कल हम लोग देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो बस